स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और उन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स के बारे में। आप देखिए आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स के ही साथ जो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स न्यूज के अंदर रहे थे जनवरी 2023 के समय में, उन टॉपिक्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में जनवरी 2023 का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो फर्स्ट टॉपिक है भारत पर्व के बारे में। भारत पर्व का एक कल्चरल इवेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 के समय में स्टार्ट किया गया था। इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रमोट करने के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भारत पर्व के बारे में, तो 2016 के समय इसको स्टार्ट किया गया। कल्चरल इवेंट है, 6 डेज का ये कल्चरल इवेंट है, जो आपको रेड फोर्ट का जो एरिया है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम इस भारत पर्व के फेस्टिवल की नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, वो इसका एक नोडल मिनिस्ट्री के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके द्वारा इस कल्चरल इवेंट को वहाँ पे रेड फोर्ट के एरिया के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या सभी समय में भारत पर्व का जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है? तो आप देखिए कि स्टूडेंट 2021 के समय में, जब कोविड-19 का जो समय था, उस समय में इस भारत पर्व का जो फेस्टिवल है इसको ऑनलाइन वे में ऑर्गेनाइज करवाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2016 के समय स्टार्ट हुआ, 2021 के समय इसको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाया गया। 2023 के समय में हमारा जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उसी के पार्ट के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया है। स्टूडेंट्स, जब हमने जनवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, तो आप देखिए कि हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जनवरी के मंथ के समय से। आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस का जो एनिवर्सरी है, जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो हम 23 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पराक्रम दिवस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पराक्रम दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि जस्ट बिफोर द रिपब्लिक डे पराक्रम दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के साथ में जो भारत पर्व का जो सेलिब्रेशन है उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके द्वारा। इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी है, उसको प्रमोट किया जाता है। या इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय का जो स्टोरीज है, जो अनसंग हीरोज हैं, उनको भी यहाँ पे जो बूस्ट है वो दिया जाता है इस भारत पर्व के फेस्टिवल के थ्रू में। आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे फ्रीडम हीरोज हैं जिनके बारे में मेंशन नहीं है बुक्स के अंदर में, वो बेसिकली हमारे अनसंग हीरोज हैं। उनके बारे में समय समय पे हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा हमारे जो अनसंग वुमेन वॉरियर्स हैं, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में भी पीएम सर के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे जो इवेंट्स हैं उनके अंदर में मेंशन किया गया है। अगर हम भारत पर्व फेस्टिवल के बारे में बात करें, तो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका जो कल्चर है, उसका जो फूड हैबिट्स है, जो उनका डिफरेंट टाइप के जो जिस तरीके के वो ड्रेस जो वहाँ पे पहना करते हैं, उसको भी बेसिकली शो किया गया है इस भारत पर्व के फेस्टिवल के थ्रू। तो आप देखिए कि देखो अपना जो देश का जो कॉन्सेप्ट है, जो टूरिज्म को प्रमोट करने के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, यूनिटी को पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें एक जो कल्चरल एरिया है उसका दूसरे कल्चरल एरिया के साथ में जो लिंकेज है वो शो किया जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू में। और आप देखिए कि हमारे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से जो क्लाइमेट चेंज है प्रेजेंट समय का एक सबसे बड़ा क्राइसिस है, उस क्राइसिस को डील करने के रिगार्डिंग में इन्वायरमेंट डे के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ की लाइफ स्टाइल विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको डेवलप करने का जो ज़रूरत है। तो आप देखिए कि मिशन लाइफ है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इस भारत पर्व के फेस्टिवल के दौरान में। G20 का जो मीटिंग है जो कि सितंबर मंथ के समय ऑर्गेनाइज हुआ, तो आप देखिए कि उस समय जो G20 का जो लोगो है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप देखिए कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का जो वहाँ पे जो थीम है वो इंडिया के द्वारा दिया गया था। G20 की मीटिंग जो इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है सितंबर 2023 के समय में।
तो ये बेसिकली भारत पर्व के बारे में है। इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है जो कि एवरी 10 किलोमीटर के अंदर में या 20 किलोमीटर्स के अंदर में चेंज होता है। हमारा जो डायलैक्ट है वो भी चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी चेंज होती हैं एवरी 20-50 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर में। तो बेसिकली उनको यहाँ पे प्रमोट किया गया है। इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। नेक्स्ट अगर हम न्यूज के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। आप देखिए कि इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मर लीडर हैं। बिहार का जो एरिया है वहाँ से बिलोंग किया करते हैं, बिहार का एरिया से बिलोंग किया करते थे। एक इम्पोर्टेंट फार्मर मूवमेंट को इनके द्वारा लीड किया गया था। आप देखिए कि अगर हम फार्मर्स के मूवमेंट के बारे में बात करें तो आपको फ्रीडम मूवमेंट के समय में अलग अलग समय में अलग अलग जो फार्मर मूवमेंट है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इनिशियल समय में आफ्टर द 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में 1859 के समय में जो बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे एक इंडिगो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिगो मूवमेंट बेसिकली वहाँ पे किया गया था इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में। दो ब्रदर्स हुआ करते थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के टू ब्रदर्स हैं, उनके द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया था, इंडिगो मूवमेंट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1857 का रिवोल्ट से पहले आप देखिए कि आपको संताल का एक रिवोल्ट भी देखने के लिए मिलता है। सम हाउ वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी के ही रिगार्डिंग में है, बट वो संताल के रिवोल्ट के अंदर में जो संताल ट्राइबल ग्रुप है उनके द्वारा उस मूवमेंट को लीड किया गया था। आप देखिए कि 1879 के समय में एक पबना मूवमेंट है जो काफ़ी समय तक चला है डेक्कन के एरिया में। तो पबना का जो मूवमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। पबना के मूवमेंट के बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक एका मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1921 के समय में। 1921 के समय में जो मदारी पासो हैं, मदारी पासो का लीडरशिप के अंदर यूपी के अंदर जो सीतापुर है, बहराइच है, हरदोई का जो एरिया है वहाँ पे इस एका मूवमेंट को लीड किया गया था मदारी पासो के द्वारा। और आप देखिए कि मदारी पासो के द्वारा इस एका मूवमेंट के थ्रू जो फार्मर्स का जो यूनिटी है उसको प्रमोट करवाया गया। उसके बाद में आपको जो अलग अलग एरियाज के अंदर जो प्रोविंशियल किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1929 के समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार के अंदर जो प्रोविंशियल किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया था। दो और मूवमेंट है इसी दौरान आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मालाबार के रीजन में जो मोपिला मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आप देखिए कि आप इसी समय में आपको बारडोली का जो किसान मूवमेंट है, बारडोली जिसमें हमारे जो फर्स्ट हमारे जो बेसिकली होम मिनिस्टर बने थे वल्लभ भाई पटेल सर, उनको जो सरदार का जो टाइटल दिया गया है बारडोली के उस मूवमेंट के अंदर में वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दिया गया है। बारडोली के अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो सदर्न पार्ट ऑफ जो गुजरात का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सूरत के पास में एक सिटी सिचुएटेड है बारडोली, वहाँ पे एक मूवमेंट है वो कैरी आउट किया गया था उनके द्वारा। आप देखिए गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए थे तो उनके द्वारा भी एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको कि हम खेड़ा मूवमेंट के रूप से जानते हैं। वो भी किसानों से ही रिलेटेड था। खेड़ा मूवमेंट उनके किसानों के रिगार्डिंग में गांधी जी के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया था। तो ये बेसिकली कुछ मूवमेंट्स हैं जो किसानों के आपको फ्रीडम स्ट्रगल के समय देखने के लिए मिलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1929 के समय जो बिहार का जो रीजन है वहाँ पे प्रोविंशियल किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया। क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान सभा है वो इस्टेब्लिश हो चुका था उससे पहले 1920 के एरा के समय ही। तो आप देखिए कि इनके द्वारा जो किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। किसान मूवमेंट को एक प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। फिर वहाँ पे एक डिमांड है वो देखने के लिए मिला कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो किसानों का आवाज़ है उसको उठाने के रिगार्डिंग में एक प्लेटफॉर्म है वो होना चाहिए जिसको कि हम ऑल इंडिया किसान सभा है उसके रूप को इस्टेब्लिश किया गया था 1936 के समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑल इंडिया किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किनके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब इसको किया गया? 1936 के समय में। आप देखिए कि 1936 में कांग्रेस का एक सेशन ऑर्गेनाइज होता है 1936 में। उसी सेशन के साइडलाइन के अंदर में ऑल इंडिया किसान सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया था। इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, जो ऑल इंडिया किसान सभा के जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वो किनको बनाया गया स्टूडेंट्स? एन.जी. रंगा नाम के एक पर्सन हुआ करते थे। एन.जी. रंगा नाम के जो पर्सन है उनको इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी है वो बनाया गया था। आप देखिए कि 1937 के समय हम रीड करते हैं कि प्रोविंशियल एरियाज के अंदर में जो हमारे
प्रोविंशियल एरियाज हैं वहाँ पे इलेक्शंस है उनको कैरी आउट कराया गया था। तो आप देखिए किसानों की रिगार्डिंग में एक मैनिफेस्टो है उसको भी वहाँ पे तैयार किया गया था कि किसानों का ये जो वॉइस है हम रेज करेंगे, अगर हमारा प्रोविंस के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो बनता है तो इस तरीके से किसानों के रिगार्डिंग में जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो किसानों का वो बेसिकली जो मैनिफेस्टो है जिसको प्रिपेयर किया गया था वो किया गया था स्टूडेंट्स इंदुलाल याग्निक नाम के एक पर्सन है, इंदुलाल याग्निक नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा एक फ्रीडम फाइटर है हमारे इंदुलाल याग्निक, उनके द्वारा किसानों का जो मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती आप देखिए कि इंदुलाल याग्निक हो गया, एनजी रंगा इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे ऑल इंडिया किसान सभा के। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके जस्ट बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन है वो ऑर्गेनाइज होता है रूरल एरिया के अंदर में। रूरल एरिया के अंदर उस कांग्रेस का वो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? फैजपुर के अंदर में। फैजपुर नाम की एक जगह है जहाँ पे कांग्रेस का फर्स्ट सेशन है जो रूरल एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। उस फैजपुर सेशन को किसके द्वारा हेड किया गया था स्टूडेंट्स? फैजपुर सेशन को हेड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस फैजपुर सेशन को हेड किया गया था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो ऑल इंडिया किसान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको ये जो अलग अलग जो किसान मूवमेंट है, चाहे इंडिगो मूवमेंट है, पबना मूवमेंट है, इसके अलावा आप देखिए कि हमने 1921 का समय का जो मूवमेंट है उसको रीड किया, एका मूवमेंट के बारे में। इनके लेटर फेज के अंदर भी जब इंडिया को फ्रीडम मिलने वाला था तो उस समय भी दो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपको तेलंगाना का एरिया के अंदर एक मूवमेंट मिलने का, एक आपको 2/3 जो शेयरिंग वहां पे किया जाता था जिसको कि हम तेभागा मूवमेंट के रूप से जानते हैं, तो वो मूवमेंट भी आपको लेटर फेज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। कौन से एरिया से बिलोंग करते थे? बिहार के एरिया से बिलोंग किया करते थे। आप देखिए कि ऐसे जैसे ऑल इंडिया किसान सभा है उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, वैसे ही ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट 1920 के समय किया गया था। हमारे जो लाला लाजपत राय हुआ करते थे उनका लीडरशिप में आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली कांग्रेस के ही साइड लाइन के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका डेवलपमेंट किया गया था, जिनके द्वारा अलग अलग जो डोमेन का जो वॉइस है उसको रेज किया जाता था कि कैसे ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा वहां पे उनके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन है वो कैरी आउट किया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पुराना किला के बारे में। आप देखें कि G20 का जो मीटिंग है वो सितंबर के समय ऑर्गेनाइज होने वाला था। तो G20 की मीटिंग के रिगार्डिंग में ही G20 के समय जो गेस्ट आने वाले थे, जो कुछ इनवाइटी कंट्री हैं जो इंडिया के द्वारा इनवाइट किए गए थे, कुछ G20 के जो मेंबर कंट्री हैं, आप देखिए कि ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो भी इंडिया के द्वारा रेज किया गया था G20 की मीटिंग के दौरान में। जहाँ पे आप देखें कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको ऐड किया गया, साउथ अफ्रीका को भी ऐड करने के बारे में बात की गई थी जिसमें साउथ अफ्रीका को एज ए मेंबर के रूप में ऐड किया गया ग्लोबल साउथ के इन कंट्रीज के अंदर में। तो आप देखें कि पुराना किला को इस तरीके से प्रिपेयर करने का वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि वहाँ पे G20 के जो इनवाइटी कंट्री हैं, जो गेस्ट हैं, वो वहाँ पे एक हिस्टोरिक वॉक है उसको वहाँ पे ले सकें। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुराना किला के बारे में तो एक एंशियंट हिस्टोरिकल साइट है, एंशियंट हिस्टोरिकल साइट है जो आपको इंद्रप्रस्थ का जो रीजन है, दिल्ली को जब इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था तो उस समय का ये एक एंशियंट साइट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इसके ऊपर जो किला जो बनाया गया वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। शेरशाह सूरी जो सूर डायनेस्टी आप पावर के अंदर में आती है, हुमायूं को ये टोपल डाउन करते हैं, हुमायूं को वहां से कुछ दिन पावर से वो रिमूव करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो सूर डायनेस्टी है, शेरशाह सूरी है, उनका जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट शेरशाह सूरी से रिलेटेड 2-3 इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखें कि आपने जो GT रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, उसके बारे में रीड किया होगा। आप देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो पेशावर है, बेसिकली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है पेशावर, एक ट्राइबल बेल्ट है प्रेजेंट समय में भी। तो पेशावर से लेकर जो कोलकाता तक का जो रास्ता है यहाँ पे शेरशाह सूरी के टेन्योर के समय ही उसको प्रिपेयर किया गया था जब शेरशाह सूरी पावर के अंदर में थे। स्पेशली इनका जो पावर का जो टेन्योर है जो आपको देखने के लिए मिलेगा 1540 से लेकर जो 45 का जो समय है उस समय में। शेरशाह सूरी का जो टॉम है वो कहाँ पे बना हुआ है स्टूडेंट? शेरशाह सूरी का टॉम बना हुआ है बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, वहां पे इनका जो टॉम है वो सिचुएटेड है शेरशाह सूरी का। आप देखिए कि
हुमायूं को ये पावर से यहाँ से रिमूव करते हैं। हुमायूं को इनके द्वारा जो पावर से रिमूव किया गया था वो 1539 के समय किया गया है। यहाँ पे एक आपको चौसा का युद्ध है वो देखने के लिए मिलेगा। चौसा का वो युद्ध है, वहां पे एक रिवर है जिसके अंदर हुमायूं के द्वारा कूद कर अपनी जो जान है वो बचाई गई थी। आप देखें कि यहाँ पे बेसिकली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो एक ट्राइबल रिजर्व है उसको भी यहाँ पे स्टेब्लिश करने का जो डिमांड है वो देखने के लिए मिला था रिसेंट समय में, जहाँ पे चौसा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। चौसा का जो बैटल है वो लड़ी गई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि जो चौसा का जो लड़ाई लड़ी गई थी वहां पे कौन सा रिवर है वो फ्लो करता है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। या आपका हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर करना है इस तरीके से। तो पुराना किला है वो यहाँ पे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। बट यहाँ पे पुराना किला के अंदर हम जून मंथ का जो करंट अफेयर्स जब डिस्कस करेंगे तो उस समय भी एक टॉपिक को रीड करेंगे, इसी टॉपिक को, कि जून मंथ यहाँ पे जो एक्सकावेशन का जो प्रोसेस कैरी आउट किया गया था तो उसके कुछ फाइंडिंग्स है वो मिले हैं। जो जून मंथ के समय जो रिपोर्ट है वो सामने आई थी कि उस एक्सकावेशन के अंदर में पुराना किला के अंदर जो एविडेंस मिले हैं वो आपको प्री मोरियन जो डायनेस्टी है, पोस्ट मोरियन जो डायनेस्टी है, जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेडर्स इंडिया के अंदर में आई जिसमें कुषाण डायनेस्टी है, अलग अलग जो डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स उनके भी एविडेंस आपको इस पुराना किला के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इस पुराना किला का जो रीजन है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। हुमायूं के द्वारा जो पुराना किला का जो एरिया है वहां पे जो गेट है वो बनाया गया है। हुमायूं के द्वारा जो गेट है वो वहां पे बनाया गया। शेरशाह सूरी का जब वहां पे डिफीट होता है, सॉरी शेरशाह सूरी का डेथ होएगा स्टूडेंट्स, और शेरशाह सूरी की डेथ के बाद में आप देखें कि दिल्ली का जो पावर है उसको यहाँ पे डील किया जाएगा। रेवाड़ी नाम का एक जगह है दिल्ली के पास में ही, दिल्ली का जो सदर्न पार्ट है उसके पास में एक जगह है हरियाणा का रेवाड़ी। वहां से एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम है हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम के जो राजा हैं वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर पावर के अंदर रहेंगे यहाँ पे शेरशाह सूरी के बाद में। और आप देखें कि इन्हीं हेमचंद्र विक्रमादित्य को यहाँ पे डिफीट किया जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य यहाँ पे पावर के अंदर उनको रिमूव करके हुमायूं हैं वो पावर के अंदर में आते हैं। हुमायूं के द्वारा यहाँ पे जब अपना एक कैपिटल सिटी है उसको डेवलप करने के बारे में बात की गई थी, दीन पन्ना के नाम से इनका जो कैपिटल सिटी है उसको बनाने के बारे में बात की गई थी। तो उसी समय में पुराना किला का जो एरिया है, पुराना किला के एरिया के अंदर एक गेट है वो इनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये पुराना किला से पर्सपेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मुगल एरा का जो फोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। साइट को एंशिएंट सेटलमेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे हमने हुमायूं के बारे में बात किया है, तो आपको बेसिकली हुमायूं टॉम्ब के बारे में भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है, जनवरी ही के मंथ के अंदर में हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे बेसिकली आपको एक मुगल गार्डन है वो देखने के लिए मिलता है। एक मुगल गार्डन है जो वहाँ पे सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स उस मुगल गार्डन का जो नेम है वो चेंज किया गया है। मुगल गार्डन का जो नाम है वो कर दिया गया अमृत उद्यान के रूप से, अमृत उद्यान के रूप से वहां पे चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली आपको उस मुगल गार्डन के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे मुगल गार्डन के बारे में रीड करेंगे कि क्या वो गार्डन है यहाँ पे मुगल्स के द्वारा बनाया गया था। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड है, रायसीना हिल्स का जो एरिया, बेसिकली ये विलेज का एरिया हुआ करते थे। यहाँ पे जो गांव है वो हुआ करते थे। उन गांव को बेसिकली रिमूव करने के बाद में वाइसरॉय हाउस है वो बनाया गया था। वाइसरॉय का जो हाउस है वो बनाया गया था 1911 के समय में। एडवर्ड लुटियंस नाम के जो पर्सन है, जो मेन आर्किटेक्ट हैं दिल्ली का, जो न्यू दिल्ली का जो हमारा पावर हाउस का एरिया है जिसको कि लुटियंस दिल्ली के रूप से भी हम जानते हैं। तो आप देखिए कि एडवर्ड लुटियंस के द्वारा, एडवर्ड जो लुटियंस हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो एक गार्डन जो बनाया गया वाइसरॉय हाउस के पास में, उसको मुगल गार्डन का जो नाम है वो दिया गया ड्यू टू द मुगल जो ये एम्पायर यहाँ पे पावर के अंदर हुआ करता था उन्हीं की लेगेसी के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा इस मुगल गार्डन का जो नाम है वो चेंज किया गया है, अमृत उद्यान के नाम से किया गया है। तो आपको यहाँ पे जो मुगल डायनेस्टी है उसके समय जो गार्डन का जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया के अंदर सबसे पहले जो मुगल डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है वो आपको हुमायूं के पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट है। हुमायूं का जो टॉम है वो बनाया गया है दिल्ली के अंदर। हुमायूं की एक विडो हुआ करती थी बागा बेगम, हुमायूं की जो विडो है बागा बेगम, बागा बेगम के द्वारा बेसिकली उनका जो
टॉम है वो बनाया गया है दिल्ली के अंदर में। टॉम बेसिकली क्या है, डेथ के बाद में उनकी मेमोरी के रूप में एक जो प्लेस है जिसको डेवलप किया जाता है, जिसको हम टॉम के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि हुमायूं का जो टॉम है सबसे पहला एक सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि मुगल एरा के समय में उसको प्रिपेयर किया गया था। इसके अंदर आपको सेंट्रल पार्ट के अंदर में जो आर्किटेक्चर का जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। 4 यहाँ पे जो गार्डन है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो 4 आइडेंटिटिकल जो गार्डन है वो बनाए जाते थे। आप देखिए कि मुगल एरा के समय ही एक निशात बाग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। एक कौन सा देखने के लिए मिलता है, निशात बाग है, जो कहाँ पे है, हमारा जो प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे निशात बाग सिचुएटेड है। निशात बाग क्या जहांगीर के एरा के समय बना था क्या स्टूडेंट्स, क्या जहांगीर के एरा के समय इसको बनाया गया था निशात बाग को? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, कश्मीर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि कश्मीर के आर्किटेक्चर के अंदर में इनिशियल फॉर्म में जो हम ललित आदित्य मुक्तापिदा उन सभी के बारे में रीड करते हैं, जो एंशियंट डायनेस्टी हुआ करती थी 700 के एरा के समय में, उन डायनेस्टी के लेटर फॉर्म के अंदर मेडिवल एरा के समय कश्मीर का जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वुड का जो यूज है, लकड़ी का जो यूज है वो आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे काफ़ी सारी जो मस्जिद हैं, जो मॉस्क्यूज हैं, वो भी वहाँ पे बनाई गई हैं। तो किस किस के द्वारा बनाई गई हैं? ललित आदित्य मुक्तापिदा के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे एक सन टेम्पल है वो भी डेडिकेटेड है। तो उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हुमायूं टॉम के बारे में हमने डिस्कस किया, मुगल गार्डन के बारे में हमने डिस्कस किया। यहीं पे ही आप देखिए कि मुगल एरा के समय ही एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में आपने रीड किया होगा, जिनके द्वारा रामचरितमानस है वो लिखा गया है। बेसिकली रामचरितमानस क्या है स्टूडेंट्स, रामचरितमानस के रिगार्डिंग में एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुआ था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन्स के द्वारा रामचरितमानस है उसको कंडेम किया गया। तो उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी वहां पे क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स जनवरी 2023 के समय में। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि रामचरितमानस कौन सा लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है स्टूडेंट्स, अवधी जो लैंग्वेज है उसके अंदर में लिखा गया है। रामचरितमानस को किसके द्वारा लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जी का ओरिजिनल नेम क्या है? आप देखिए कि भोला भोला दुबे नाम से इनका जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तुलसीदास जी का जो ओरिजिनल नेम है वो भोला दुबे है। तो इनके द्वारा लिखा गया था, राम भोला दुबे है स्टूडेंट्स, राम भोला दुबे है, राम भोला दुबे है इनका ओरिजिनल नेम। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होनी चाहिए कि अवधि के अंदर लिखा गया है लॉर्ड श्री राम का जो बर्थ है, बर्थ से लेकर जब तक वो राजा बनते हैं, जब तक उनके द्वारा जो किंगशिप है उसको यहाँ पे सिक्योर किया जाता है, उस समय का जो टाइम है वो बताया गया है रामचरितमानस के अंदर में। राम भोला दुबे उनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था। आप देखिए कि अब्दुल रहीम खान खाना नाम के एक पर्सन है, अब्दुल रहीम खान नाम के एक पर्सन है, जो कि अकबर के एरा के समय में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अकबर का जो एरा है उस समय में आपको अब्दुल रहीम खान है जो देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं के साथ में इनका जो बेसिकली जो कनेक्शन है उसको भी शो किया गया है कि 1574 के समय में अब्दुल रहीम खान है, उनके साथ में इनका जो कनेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी का अब्दुल रहीम के साथ में। आप देखिए कि काफी बार इसको मेंशन भी किया गया है, जो रहीम है उनका जो कनेक्शन है तुलसीदास जी के साथ में है। तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस है वो कहाँ पे लिखा गया था? वाराणसी का जो एरिया है उसके बैंक के ऊपर इन्होंने लिखा है, अवधी लैंग्वेज के अंदर लिखा है। 7 जो चैप्टर्स हैं जिनको कि यहाँ पे कांड का जो नाम है वो दिया गया है। आप देखिए कि कांड बेसिकली चैप्टर्स को बताया जाता है वहाँ पे। तो 7 चैप्टर्स के अंदर में अवधी के अंदर रामचरितमानस उनके द्वारा लिखी गई। अब्दुल रहीम खान के साथ में उनका लिंकेज था। अकबर का ये टेन्योर है। आप देखिए कि 74 के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, 1574 के बारे में। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि अकबर के द्वारा जो बुलंद दरवाजा जो बनाया गया है, फतेहपुर सीकरी नाम की जो जगह है आगरा के पास में, आप देखिए कि वहां पे बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा। तो बेसिकली जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर के द्वारा गुजरात का एक बैटल है वो जीत के बाद में बनवाया जाता है। तो वो कौन सा टेन्योर था? क्या वो 1571 का समय है या 1576 का समय है? और एक आपको हल्दी घाटी का जो बैटल है उसका भी टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए।
स्टूडेंट्स कभी कभी क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, वो पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में आपको जरूर से जानकारी होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रामचरितमानस। जो मुगल गार्डन है, जिसको कि अमृत उद्यान उसका नाम किया गया है, मुगल एरा से कोई कनेक्शन नहीं है। 1911 के समय जब दिल्ली को इस्टेब्लिश किया गया, वाइसरॉय जो हाउस उसको बनाया गया, तो उस समय जो एडवर्ड लुटियंस नाम के आर्किटेक्ट हैं, उनके द्वारा उसको बनाया गया है। बट आपको मुगल एरा के समय का जो आर्किटेक्चर है, जो चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो बेसिकली आपको टॉम्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। और टॉम्स आपको हुमायूं टॉम के समय स्टार्ट हुआ था। हुमायूं की जो विडो है बागा बेगम, उनके द्वारा उसको बनाया गया था। अकबर के द्वारा जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड किया गया था बागा बेगम को, हुमायूं टॉम का जो कंस्ट्रक्शन है उसके परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि हुमायूं टॉम के पास ही एक एरिया है जहाँ पे जो हमारे बहादुर शाह जफर हैं, उनका जो फैमिली है उसको छुपाया जाता है। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में, जहाँ पे उनका जो फैमिली है वो यहाँ पे कुछ देर के लिए छुपती है। बाद में आप देखिए कि बहादुर शाह जफर को कहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया था, रंगून के एरिया के अंदर में। और जो बहादुर शाह जफर नाम के जो पर्सन है, जिनकी लीडरशिप के अंदर हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो लड़ाई लड़ी है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। स्टूडेंट्स 1857 का जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो नाम है वो किनके द्वारा दिया गया है। आप देखिए कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है, उनके द्वारा उसका जो नाम है वो दिया गया है, जो कि हमारा महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उनका जो नाम है वो आप बताना कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में किनके द्वारा बताया गया है। उनके रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्सी है वो भी क्रिएट हुआ है समय समय पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है, तो सांवर जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है स्टूडेंट्स। जगन्नाथ टेम्पल बेसिकली न्यूज में किस वजह से था, उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो जगन्नाथ टेम्पल के अंदर भी जो नॉन हिंदूज हैं उनको यहाँ पे अलाउ करना चाहिए, जो नॉन हिंदू पर्सनस हैं उनको प्रेजेंट समय में अलाउ कर देना चाहिए। उनका स्टेटमेंट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि उनके द्वारा बेसिकली कहा गया कि जब शंकराचार्य नाम का जो पोस्ट है, जो एक हाईएस्ट पोस्ट आपको देखने के लिए मिलता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, तो जब शंकराचार्य से नॉन हिंदूज है वो मिल सकते हैं, तो यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है उसके अंदर भी अलाउ है वो कर देना चाहिए। उसके रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला, उनके द्वारा कहा गया कि आप इस तरीके से अलाउ नहीं कर सकते हो कोर एरिया के अंदर में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो रेज करता है कि यहाँ पे कोर एरिया के अंदर में नॉन हिंदूज को क्यों नहीं अलाउ किया जाता है। उसके बिहाइंड में हिस्टोरियंस का बेसिकली एक ओपिनियन है कि आप देखिए कि जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर में बाहर के जो इन्वेडर्स जितने भी आए उनके द्वारा अटैक किया गया। तो स्टूडेंट्स उसी अटैक से बचाने की रिगार्डिंग में उस समय में इस तरीके का जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया गया था कि जो अदर देन हिंदूज हैं उनको यहाँ पे जो टेम्पल है उसके अंदर एंट्री है उसका प्रोविजन है नहीं दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में वो प्रोविजन आपको जो कंटिन्यूस है वो देखने के लिए मिलता है हमारा जो मेडिवल हिस्टोरिकल एरा है उसी समय से। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, पुरी का जो रीजन है उड़ीसा के अंदर में वहाँ पे ये सिचुएटेड है। लॉर्ड विष्णु का एक डिफरेंट जगन्नाथ भगवान के रूप से उनका जो वर्शिप है वो किया जाता है। और हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से चार इंपॉर्टेंट धाम हैं जिनको कि हम चार धाम के रूप से जानते हैं। जैसे कि गुजरात के अंदर द्वारका है, आपको वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो बद्रीनाथ है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे रामेश्वरम है और यहाँ पे आपको जो जगन्नाथपुरी है ये सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली जो चार धाम है किनके द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो शंकराचार्य नाम के जो पर्सन है जिनका कि कालडी केरल के अंदर उनका जो बर्थ हुआ था, तो शंकराचार्य के द्वारा जो यहाँ पे ये चार धाम है उनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क ये है स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि आपने काफ़ी बार चार धाम जो हाईवे है उस प्रोजेक्ट के बारे में रीड किया होगा कि चार धाम हाईवे का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर में। वहाँ पे यमुनोत्री यमुना का जो ओरिजिन प्लेस है, गंगोत्री जो गंगा का ओरिजिन प्लेस है। इसके अलावा आप देखिए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये जो चार प्लेस हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ एरिया के अंदर कौन सा है, ईस्टर्न के एरिया के अंदर में कौन सा है। तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एक बार जरूर से जाके अपने एटलास के अंदर इसका प्रैक्टिस करना कि वो चार धाम का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से उनका लोकेशन है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सा है, सदर्न पार्ट के अंदर कौन सा प्लेस है। क्योंकि आप देखें कि यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी आपका जो माइंड का जो प्रेजेंस है उसके परस्पेक्टिव से।
और अभी ये चार धाम का जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज के अंदर इस वजह से भी था स्टूडेंट्स की उत्तराखंड के अंदर में एक जो टनल का जो क्राइसिस क्रिएट हुआ, एक टनल का जो क्राइसिस क्रिएट हुआ, उस वजह से भी वो टॉपिक न्यूज के अंदर में था। उत्तराखंड के अंदर में उत्तरकाशी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे सिल्कियारा नाम की जो जगह है, जहाँ पे टनल के अंदर काफी सारे लोग हैं वो ट्रैप हो गए थे कुछ दिन के लिए, उनको रेस्क्यू किया गया बाद में जो रेड होल माइनर्स हैं उनके द्वारा। रेड होल माइनिंग का प्रैक्टिस कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स? हमारा जो मेघालय का एरिया है वहाँ पे रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन चार धाम के बारे में, तो चार धाम हमने रीड किया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट धाम है शंकराचार्य के द्वारा जिनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड जगन्नाथ है भगवान विष्णु का एक फॉर्म है जिनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है अपने ब्रोदर और सिस्टर के साथ में। उनके जो बड़े भाई हैं लॉर्ड बलभद्र के साथ में आप देखिए कि उनकी सिस्टर है देवी सुभद्रा, उनके साथ में इनका जो वर्शिप है वो वहाँ पे किया जाता है जगन्नाथ टेम्पल के अंदर में। जगन्नाथ टेम्पल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक रथ यात्रा है, जो हमारा जून का जो मंथ है, जून जुलाई का जो मंथ है, उस समय एक रथ यात्रा है, उसको भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है जगन्नाथ टेम्पल के ही रिगार्डिंग में। यहाँ पे आपको एक गांव का नाम पता होना चाहिए, रघु राजपुर नाम का एक विलेज है जो जगन्नाथ टेम्पल के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रथ यात्रा जून एंड जुलाई के समय में जो वहां पे निकाली जाती है जगन्नाथ टेम्पल के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर में बेसिकली जो वहां पे रथ जो बनाए जाते हैं, रथ यात्रा के अंदर में जो रथ जो बनाए जाते हैं, उसका जो प्रिपरेशन है रघुराजपुर नाम का जो विलेज है वहीं से वहां पे प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स इस जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एक पेंटिंग है, वो भी काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है। एक पेंटिंग है जिसको यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल का जो कंप्लीटली जो कोर एरिया है उसके बैक साइड में उसको यूज किया जाता है उस पेंटिंग को। तो पेंटिंग का नाम क्या है उसके परस्पेक्टिव से भी आप प्रिपेयर करना इसको। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए कि जगन्नाथ टेम्पल, ये हमारा जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है कौन सा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा? बेसिकली उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हम स्टूडेंट्स नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके अंदर बेसिकली आपको जो तीन स्कूल हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। एक उड़ीसा स्कूल है, एक उड़ीसा स्कूल है, गुजरात के रीजन के अंदर जो सोलंकी स्कूल है, और आप देखिए कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो खजुराहो स्कूल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तीनों स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। कहीं पे आप देखिए कि दोनों तरीके से जो वॉल्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में जो आउटर वॉल्स हैं, जो बाहर की जो दीवारें हैं, उसके अंदर में आप देखिए कि उनको लेविसली वे में डेकोरेट किया जाता है, और अंदर की जो दीवार होती हैं मंदिर के अंदर में जो काफ़ी सिंपल और प्लेन आपको देखने के लिए मिलती हैं। रेखा डोल का ये कॉन्सेप्ट है, रेखा डोल का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करें स्टूडेंट, 12th सेंचुरी के समय में एक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी मीन्स जो हमारा उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ की गंगा डायनेस्टी है। उस गंगा डायनेस्टी के एक यहाँ पे जो किंग है, किंग का नाम है अनंतावर्मन चौड़ागंगा देवा। उनके द्वारा बेसिकली इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के रीजन के अंदर में। आप देखिए कि जगन्नाथपुरी का जो यहाँ पे टेम्पल है, इसी के पास में एक टेम्पल सिचुएटेड है जिसको कि हम कोणार्क के सन मंदिर के रूप से जानते हैं। जो सन है उसको बेसिकली वर्शिप किया जाता है एज ए गॉड के रूप में। तो कोणार्क का जो सन मंदिर है उसका भी वर्शिप आपको देखने के लिए मिलता है इसी उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का जो ये प्लेस है बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल उसी के पास में। और आप देखिए कि कोणार्क का जो सन मंदिर है स्टूडेंट्स, उसको यहाँ पे जो ब्लैक पगोडा है उसको बेसिकली जो ब्लैक पगोडा है उसके रूप से जाना जाता है, ब्लैक पगोडा के रूप से जाना जाता है। हमारा जो जगन्नाथ का जो बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल है उसको आप देखिए कि व्हाइट पगोडा के रूप से जाना जाता है। तो ब्लैक पगोडा एंड व्हाइट पगोडा बेसिकली बोथ टेम्पल सिचुएटेड इन द उड़ीसा स्टेट के अंदर में है। जगन्नाथ टेम्पल को आप देखें कि यर्मनिका के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे व्हाइट पगोडा के रूप से भी जाना जाता है। उड़ीसा वो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का ये पार्ट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल एज द जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बारे में रीड किया है। आप देखिए कि हमारा जो कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे भी एक गंगा डायनेस्टी है वो पाई जाती थी, वहाँ पे भी एक गंगा डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती थी।
स्टूडेंट जो यहाँ पे कर्नाटक के रीजन का जो गंगा डायनेस्टी है उसकी मैट्रिमोनियल जो रिलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे। कर्नाटक के रीजन के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि गुप्ता डायनेस्टी के साथ में उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस हुआ करते थे उस कर्नाटक का जो गंगा डायनेस्टी है उसके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हक्कू पतराज के बारे में है। हक्कू पतरा क्या है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारा गवर्नमेंट का एक स्कीम है पीएम स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के अंदर भी कुछ कार्ड्स हैं वो वहाँ पे स्वामित्व स्कीम है जिसके अंदर भी यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो जो हक्कू पतरा का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कर्नाटक के अंदर में। स्टूडेंट्स हम बात करें कि किन को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो हक्कू पतराज के अंदर में जो प्रॉपर्टी कार्ड्स है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो बंजारा कम्युनिटी नाम का एक कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलता है ट्राइबल एरियाज के अंदर में, उस बंजारा कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पीएम सर के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बंजारा कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि फरवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है जिसको हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हमने रीड किया है कि आप देखिए एक सेवालाल जी महाराज हैं जिनका बर्थ एनिवर्सरी है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। एक सेवालाल जी महाराज हैं जिनका जो बर्थ एनिवर्सरी है गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, जो बंजारा कम्युनिटी के एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनके द्वारा जो सोशल रिफॉर्म है उसको प्रमोट किया गया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये बेसिकली वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको बंजारा कम्युनिटी का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट 2016 के समय में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बंजारा कभी कभी न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि ये बंजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कौन हैं, इनके बारे में एक क्वेश्चन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 के समय में पूछा गया था। स्टूडेंट्स बंजारा बेसिकली आपको जो ट्रेडर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। बंजारा कौन है स्टूडेंट, ट्रेडिंग का रिलेटेड एक कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर ट्रेवल करते हैं एक गांव से दूसरे गांव के अंदर में। और ये बेसिकली जो बेल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और आप देखिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव के अंदर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए कि आज से अगर हम बात करें 30 ईयर्स पहले 90s के एरा के समय में बंजारा कम्युनिटी के द्वारा जो सोल्ट हुआ, शुगर हुआ, इसके अलावा आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट खाना बनाने के लिए जो मसाले हैं वो भी इस कम्युनिटी के द्वारा ही बेसिकली सेल किए जाते थे एक गांव से दूसरे गांव के अंदर में। तो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है। हक्कू पतरा क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं पीएम स्वामित्व स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि पीएम स्वामित्व स्कीम के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है वो मिलके काम कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में। आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए स्टूडेंट्स कि स्वामित्व स्कीम के अंदर जो प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे, क्या वो एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग में है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड के पर्सपेक्टिव से, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना या आप इसके बारे में रीड करना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के बारे में है। स्टूडेंट्स आप देखें कि जनवरी के मंथ के समय में पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जो बेसिकली एक काउंसिल पीएम को इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर में एडवाइस करती है, उसी के एक पर्सन है विवेक देबोराय, जो काफ़ी बार माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उनके जो एडिटोरियल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के अंदर भी कभी कभी। तो आप देखिए कि मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के रिगार्डिंग में उनके द्वारा एक एडिटोरियल है वो लिखा गया है कि प्रेजेंट समय में जितने भी हमारे नेशनल इंपोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने का ज़रूरत है, उनको दोबारा से डिस्क्राइब करने का ज़रूरत है। एक तो यहाँ पे बताया नहीं गया कि नेशनल इंपोर्टेंस का क्या डेफिनेशन है, अभी तक जो नेशनल इंपोर्टेंस का जो डेफिनेशन है वो नहीं बताया गया है। कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट है जिसको नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी के अंदर ऐड किया जाता है कि मिनिमम वो मॉन्यूमेंट 100 ईयर्स का होना चाहिए, उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है वो होनी चाहिए। ऐसे मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स ऐसे मॉन्यूमेंट्स का जो प्रिजर्वेशन करना, ऐसे मॉन्यूमेंट का बेसिकली प्रिजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना और समय समय पे उसको रिनोवेट करना, उसको मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर टोटल कितने मॉन्यूमेंट है नेशनल इंपोर्टेंस के स्टूडेंट,
3695 इतने आपको जो टोटल मोन्यूमेंट है, जो नेशनल इंपोर्टेंस के मोन्यूमेंट है उसके रूप में देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे इन मोन्यूमेंट्स को रेशनलाइजेशन करने के बारे में बात की गई है कि इनको दोबारा से आप डिफाइन कीजिए, उसके बिहाइंड के रीजन क्या हैं। आप देखिए कि 24 ऐसे नेशनल इंपोर्टेंस के मोन्यूमेंट है वो लॉस्ट हो चुके हैं समय के साथ में लॉस्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे मोन्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, 76 के आसपास कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स है जो आप देखिए कि ब्रिटिश एरा के समय के ब्यूरियल प्लेसेज हैं, और भी कोई अलग अलग डायनेस्टीज के जो ब्यूरियल प्लेसेज हैं उनको यहाँ पे मोन्यूमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो प्रेजेंट समय में उनका जो रिलीवेंस है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे मोन्यूमेंट है जो ब्रिटिश एरा के समय उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ब्रिटिश एरा के समय जो कॉलोनियल अथॉरिटीज हुआ करते थे उनके द्वारा अपने जो कल्चरल पर्सपेक्टिव में उनको वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ माइनर ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे डीनोटिफाइड करने का जो समय है वो आ चुका है कि कुछ मोन्यूमेंट है वो माइनर हैं। तो इसके अंदर में हमारा जो कल्चर मिनिस्टर है उसका जो काफ़ी सारा जो एक्सपेंडिचर है वो देखने के लिए मिलता है, उसका रिनोवेशन के रिगार्डिंग में, उसके कंजर्वेशन के परस्पेक्टिव से। तो इसी वजह से इसको रेशनलाइजेशन करने के बारे में जो बात है वो की गई है उस एडिटोरियल के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो कल्चरल साइट्स के बारे में, तो इंडिया के अंदर प्रेजेंट समय में 42 कल्चरल साइट्स हैं। आप देखें कि जनवरी के समय में 40 साइट्स हुआ करते थे, तो प्रेजेंट समय में जो साइट्स का जो संख्या है वो 42 है। क्योंकि आप देखें कि जब सितंबर अक्टूबर के समय में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था रियाद के अंदर में, उस मीटिंग के अंदर इंडिया की 2 प्लेसेज हैं जिनको कि हेरिटेज साइट के रूप में ऐड किया गया था। एक तो आपको होयसाल डायनेस्टी है वो देखने के लिए मिलती है। होयसाल डायनेस्टी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? जो मैसूर का जो एरिया है वहाँ पे होयसाल डायनेस्टी सिचुएटेड है। उसी होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इसके अलावा आप देखिए कि जो शांति निकेतन नाम का जो एरिया है, शांति निकेतन नाम का जो एरिया है जहाँ पे भी आपको एक यूनिवर्सिटी है वो भी सिचुएटेड है। तो शांति निकेतन नाम का जो टाउन है उसको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। वहाँ पे एक आश्रम जो वेस्ट बंगाल के अंदर बीरभूम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है शांति निकेतन। और आप देखिए कि वहाँ पे फिर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो सोसाइटी है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया। विश्व भारती नाम का जो यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी बार कंट्रोवर्सी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी उसी शांति निकेतन के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 49 भी हमारा बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो नेशनल इंपोर्टेंस के जो प्लेट्स हैं, जो मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट का है। स्टेट मीन्स जो कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो बताता है 49 कि हमको नेशनल इंपोर्टेंस की जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करना है, उसको यहाँ पे कंजर्व करके रखना है। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जो कानून है वो भी बनाए गए। एक बार यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के अंदर में 2018 या 19 के समय का मेंस एग्जामिनेशन है, तो GS1 का जो पेपर है उसके अंदर आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था कि इंडिया के अंदर में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिसके थ्रू हमारी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व एंड कंजर्व किया जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है। तो आप देखिए कि एक एंशंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 का, जिसके थ्रू हमारी जो हिस्टोरिकल साइट है, आर्कोलॉजिकल जो ट्रेजरर्स हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व एंड कंजर्व किया जाता है। एंशंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है जिसको कि 2010 के समय अमेंड भी किया गया, जिसके अंदर डीम्ड और डिक्लेयर्ड कैटेगरी का जो नेशनल साइट्स है उसको वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है उस 2010 के उस अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू में। डीम एंड डिक्लेयर कैटेगरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो यहाँ पे बेसिकली जो डीम्ड कैटेगरी के जो मॉन्यूमेंट है उसके बारे में बताता है। इसके अलावा आप देखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके थ्रू हमारा जो स्टेट्स का जो प्रोसेस है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था, उसके थ्रू भी नेशनल इंपोर्टेंस की जो साइट्स है उसको डीम्ड कैटेगरी के अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर हम डिक्लेयर कैटेगरी के बारे में बात करें तो सेक्शन 4 है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट का, उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर कैटेगरी के अंदर जो साइट्स है उनको साइट्स को बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है। आप देखिए कि साइट्स का जो प्रिजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन है, उसके परस्पेक्टिव में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो रूल्स है वो बनाए गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि कोई भी एंशिएंट
मोन्यूमेंट है, कोई भी यहाँ पे नेशनल इंपोर्टेंस का जो साइट है, उसके 100 किलोमीटर का जो एरिया है, उस साइट से जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है, सॉरी 100 मीटर का जो एरिया है, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट 200 मीटर का जो एरिया है, वहाँ पे बेसिकली कुछ एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, बट आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है उसका उसके ऊपर रेगुलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का एक्टिविटी है उसको क्यों कैरी आउट किया गया। आप देखें कि हम कभी कभी यहाँ पे एसिड रेनफॉल के बारे में हम रीड करते हैं कि बारिश में जो बारिश हो रही है उससे काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं उसका इफेक्ट आपको एंशियंट मोन्यूमेंट के ऊपर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आगरा के अंदर में जो ताजमहल है उसके ऊपर इफेक्ट है वो देखने के लिए मिला था, ताजमहल का जो कलर है वो चेंज होने लगा था। उसके बाद में सॉरी स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया, वहां पे जो रिफाइनरी है, जो टाज ट्रपोजियम का जो एरिया है उसको प्रिजर्व किया गया, उसको कंजर्व करने का कोशिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी प्रोविजन के परस्पेक्टिव से आप देखें कि 100 मीटर का एरिया के अंदर में कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। 200 के मीटर के एरिया के अंदर में बेसिकली कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है। और गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली मोन्यूमेंट मित्रा या अडोप्ट हेरिटेज नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कुछ साइट्स हुआ करती थी, उनको बेसिकली ट्रांसफर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। और ये वैसी साइट्स हैं जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और उनको यहाँ पे कुछ पीएसयूज है जिनको ट्रांसफर किया गया है। उन पीएसयूज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना और वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। तो मोन्यूमेंट मित्रा जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ये जो साइट्स हैं वो ट्रांसफर कर दी गई हैं मोन्यूमेंट मित्रा के कॉन्सेप्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चराइदेव मैदान के बारे में है, तो स्टूडेंट चराइदेव मैदान क्या है, अहोम एम्पायर के समय के ये ब्यूरियल्स हैं, अहोम एम्पायर के समय के ये ब्यूरियल्स हैं जिनको कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली एंशियंट जो साइट्स हैं उसके रूप में, जो यूनेस्को का जो साइट्स है उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को के द्वारा भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि उसी अहोम एम्पायर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है लचित बारफुकान, जो कि अहोम एम्पायर के एक जनरल हुआ करते थे, जिनकी लीडरशिप के अंदर में 1671 के समय जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहां पे बैटल ऑफ सराय घाट है वो लड़ी गई थी उस समय औरंगजेब की जो सेना है उसके साथ में। और औरंगजेब की जो सेना है, औरंगजेब का जो आर्मी है उसको डिफीट किया गया था बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर में। तो आप देखिए कि जो 400 उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। ये फर्स्ट साइट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिसको कि यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। चराइदेव मैदान के बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली माउंट लाइक स्ट्रक्चर है इसको। अहोम डायनेस्टी जो हुआ करती थी, जो अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी उसकी जो रॉयल ब्यूरियल्स हैं उनको बेसिकली चराइदेव मैदान के नाम से हम जानते हैं। आप देखिए कि इनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो पिरामिड है या आसाम की जो पिरामिड है उसके रूप से भी कहा जाता है। जो पटकाई हिल्स का जो एरिया है उसके फुट हिल्स के एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। अगर हम इनके सोर्सेज के बारे में बात करें तो अहोम एम्पायर से रिलेटेड ही एक आपको जो लिटरेरी सोर्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा चराइदेव मैदान के परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि इस तरीके से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता था, डबल डोम का जो डबल स्टोरेज जो बिल्डिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे बेसिकली उसको लेट डाउन किया जाता था, जिनका भी ये बेसिकली जो ब्यूरियल्स है वो हुआ करता था। और डबल स्टोरेड जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे हुआ करता था। मड माउंट जो लेयर्स हैं ब्रिक्स का वो यूज किया जाता था उसके वहाँ पे। और वुड को एज ए प्राइमरी जो मटेरियल है उसके रूप में यहाँ पे यूज किया गया है चराइदेव मैदान के अंदर में। सेंट्रली जो पार्ट है जहाँ पे कि बॉडी को लेट डाउन किया जाता था वो आपको एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ऊपर उठा हुआ जो प्लेटफॉर्म है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखें कि हम सिटाडल का जो पर्सपेक्टिव है उसको रीड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ही, वैसे ही जो सेंट्रल पार्ट है वो आपको रेज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1826 के समय में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यानडोबो है जिसके अंदर भी अहोम एम्पायर है उसको यहाँ पे अनेक्स कर लिया गया। एक अहोम रिवोल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है उसी एरा के समय में। अहोम रिवोल्ट है, अहोम रिवोल्ट को किसके द्वारा लीड किया गया था स्टूडेंट्स, गोमदर कंवर नाम के जो पर्सन हैं, गोमदर कंवर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा अहोम रिवोल्ट है उसको लीड किया गया था।
गोमधर गोमधर कंवर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा लीड किया गया था अहोम रिवोल्ट को। तो आप देखिए कि 1826 के अंदर बैटल जो यहाँ पे ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ यान डाबो, फर्स्ट जो एंग्लो बर्मा वॉर है उसके बाद में वहाँ पे अहोम एम्पायर है उसको अनेक्स कर लिया जाता है, और उसके बाद में ये जो चराइदेव मैदान का जो प्रैक्टिस है, अहोम ब्यूरियल्स का जो प्रैक्टिस है वो डिक्लाइन होता है, और यहाँ पे आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो भी देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अहोम एम्पायर के बारे में, तो अहोम एम्पायर आप देखिए कि 2028 के समय में म्यांमार से ये लोग वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, और म्यांमार से माइग्रेट करने के बाद में जो पटकाई माउंटेन का जो एरिया है वहाँ पे ये सेटल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली छोलुंग सुक्का नाम के एक पर्सन है, छोलुंग सुक्का नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा इस अहोम एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इनके द्वारा जो चराइदेव नाम का जो जगह है उसको अपना जो कैपिटल है वो बनाया गया था। चराइदेव बेसिकली जो वर्ड है उसका मीनिंग हुआ करता था एक ड्रिजलिंग सिटी, जहाँ पे कंटिन्यूस जो ड्रिजलिंग है, जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है, जो बारिश है वो देखने के लिए मिलता था। आप देखिए कि किंग को बेसिकली यहाँ पे स्वर्ग देव के नाम से भी जाना जाता है, कि हेवन के एरिया से जो किंग है वो बिलोंग किया करते हैं। किंग जो है हेवन के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो स्वर्ग के देवता के रूप में, स्वर्ग देव के रूप से भी उसको जाना जाता है। किंग का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था जिसको कि हम पत्रा मंत्रीज के रूप से हम जानते हैं। और आप देखिए कि अहोम एम्पायर के अंदर में, जैसे कि हम खुर्दा एम्पायर के बारे में जब हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि जिसको कि एक बार एक कैंपेन भी चला था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में डिक्लेयर किया जाए। तो उस खुर्दा एम्पायर के समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके जो पर्सन है उनको जमीन दिया जाता था, और उनके द्वारा किंगडम को बेसिकली एक अपना जो डिफेंस सर्विस है, जो सेना का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही अहोम एम्पायर के अंदर में आपको जो पैक सिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा। पैक सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? अनपेड जो लेबरर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस अहोम एम्पायर के समय में आपको देखने के लिए मिलता है। बारफुकान कौन हुआ करते थे? मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। लचित बारफुकान है जो बेसिकली औरंगजेब का जो समय है उस समय इनके द्वारा एक लड़ाई लड़ी जाती है 1662 के समय में। आप देखिए औरंगजेब के द्वारा जो गुवाहाटी है उसको कैप्चर कर लिया गया था। उसके जस्ट बाद में आपको 1671 के समय में बैटल ऑफ सराई घाट है वो वहां पे लड़ी गई, और बैटल ऑफ सराई घाट के अंदर में जो लचित बार फुकान नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके अंदर अपना जो गोरिल्ला वॉरफेयर का जो टेक्निक है उसको शो किया गया था उनके द्वारा। अभी गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो 400 बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया गया है। लचित बार फुकान के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका जो वॉरफेयर टेक्निक्स है उसके बारे में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि ब्रिटिश बर्मा वॉर था फर्स्ट, उसके अंदर में आप देखेंगे एंग्लो बर्मा वॉर के समय में जो अहोम एम्पायर है उसको अनेक्स किया गया ट्रीटी ऑफ यान डाबो के थ्रू, और वहां पे धीरे धीरे जो अहोम रूल है वो एंड होता है। तो 1228 के समय में स्वालंग सुक्को के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था वहां पे पटकाई हिल्स के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अहोम रिवोल्ट के बारे में हमने रीड किया, तो अहोम रिवोल्ट के अंदर में जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम क्या है? गोमदर कोंवर उनका नाम है। गोमदर कोंवर नाम की जो पर्सन है उनके द्वारा जो अहोम रिवोल्ट है उसको लीड किया गया था, उसी एरा में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट नालंदा महाविहारा के बारे में है। 1200 ईयर्स का एक ओल्ड मिनिएचर जो स्तूपा है वहां पे देखने के लिए मिला है नालंदा विहारा के वहां पे। नालंदा विहारा बेसिकली अपना जो लिटरेरी एक्टिविटी है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से भी और हमारा जो एंशियंट समय है उसके पर्सपेक्टिव से भी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्तूपा के बारे में, तो ब्यूरियल लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स है उनको रखा जाता है। आप देखिए कि 8 जो स्तूपास हैं उनको डेवलप किया गया है जहाँ पे भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं उनको रखा गया था। लास्ट ईयर हमने रीड किया था जून 2022 के समय में कि इंडिया से जो बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से जो सेक्रेड रेलिक्स है उनको ट्रांसफर कहाँ किया गया था स्टूडेंट्स? मंगोलिया के रीजन के अंदर में। मंगोलिया के अंदर वहाँ पे एक बुद्धिज्म का जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो एज ए स्टेट गेस्ट के रूप में यहाँ पे जो बुद्धिज्म के जो रेलिक्स है उनको वहाँ पे हमारे मिनिस्टर है वो लेके गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो रेलिक्स है उनको यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। आप देखें कि स्तूपा के बारे में हमने रीड किया कि 1200 ईयर्स का जो एक स्तूपा है वो मिला है नालंदा महाविहारा के वहाँ पे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सांची का जो स्तूपा है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं।
सेंट्रल जो पार्ट है उसके अंदर में क्या यहाँ पे अनबेक्ड ब्रिक्स है उनको लगाया जाता है, इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। हेमिस्फेरिकल जो माउंड है, जो अंडा शेप का जो डोम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे जो रेलिंग्स है उनको भी लगाया जाता है स्क्वायर के अंदर में, जिसको कि हम हर्निकाज के नाम से हम जानते हैं। आप देखिए कि क्या यहाँ पे अशोक का जब डेथ होता है, अशोका का जब डेथ होता है, क्या उसके बाद में यहाँ पे जो स्तूपा आर्किटेक्चर है, स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना जो पीक है उसके ऊपर पहुंचता है, अपने जैनिथ को जो अचीव करता है, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। क्या अशोका का डेथ के बाद में काफी सारे जो स्तूपा हैं वो यहाँ पे बनाए गए उस समय में। आप देखिए कि इसका यहाँ पे एक सेक्युलर जो टेरेस आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे जो लोग हैं जो राउंड राउंड वहाँ पे जो घूमते हैं, बेसिकली जो बुद्ध बुद्ध को जो वर्शिप करते हैं उनके द्वारा। तोरण का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, डेकोरेटेड जो तोरण है वो बनाए जाते हैं यहाँ पे स्तूपाज के अंदर में। नालंदा महाविहारा के बारे में अगर हम बात करें, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप देखिए कि स्कॉलरशिप का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो पढ़ाई लिखाई से पर्सपेक्टिव जो एक्टिविटीज़ है, उसकी वजह से नालंदा का जो एरिया है वो जाना जाता है। अगर हम नालंदा जो महाविद्यालय हुआ करता था, नालंदा जो यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उसके बारे में डिस्कस करें, आप देखिए कि जो कुमार गुप्ता नाम के जो पर्सन है, कुमार गुप्ता नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा उसको बनाया गया था गुप्ता डायनेस्टी के समय में। और इसका जो बेसिकली जो डिस्ट्रॉय के बारे में हम बात करें तो आप देखें कि 1191 के समय में जो बैटल ऑफ तरेन है उसके अंदर में पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पे जीत होता है फर्स्ट बैटल के अंदर में। और 1192 के अंदर में पृथ्वीराज चौहान का डिफीट होगा। उसके बाद में मोहम्मद गोरी हैं वो यहाँ पे आते हैं। और मोहम्मद गोरी के बेसिकली टू जनरल हुआ करते थे, एक जनरल आपको देखने के लिए मिलेंगे कुतुबुद्दीन, यहाँ पे कुतुबुद्दीन नाम के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा आप देखिए कि अलाउद्दीन, एक ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी उनके जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ इसको बेसिकली डिस्ट्रॉय है वो किया गया था। क्या उनके जनरल का नाम बख्तियार काकी था, जिनके द्वारा इस नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्या उनका नाम बख्तियार काकी है या यहाँ पे कुतुबुद्दीन, क्या नेम है उनका, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मुझे अभी याद नहीं है स्टूडेंट्स उनका नेम बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें गौतम बुद्धा के बारे में, अगर हम बात करें महावीरा के बारे में बात करें, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के दोनों ही जो फेमस यहाँ पे पर्सन्स है, दोनों के ही द्वारा नालंदा के एरिया के समय कुछ समय के लिए वो रहे थे। आप देखिए कि नालंदा एक काफ़ी फेमस स्कॉलस्टिक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो वहाँ पे रहे हैं, जिसके अंदर नागार्जुना है। नागार्जुना आप देखिए कि जो मध्यमिका स्कूल है उसका ये फाउंडर है, मध्यमिका स्कूल इनके द्वारा प्रमोट किया गया। धर्मपाला जो कि पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, दिगनागा नाम के जो पर्सन है। तो ऐसे अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा महावीर जो नालंदा का जो महाविहारा है वहाँ पे वो रहे हैं, उनके द्वारा जो एजुकेशन है उसको गेन किया गया। आप देखिए कि पाला डायनेस्टी के द्वारा ये इसी नालंदा के पास में विक्रमशिला नाम का जो यूनिवर्सिटी है उसका भी स्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर हम फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बात करें तो फायान नाम के जो पर्सन है वो जो फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर के रूप में आते हैं। आप देखिए कि हर्षवर्धन के समय में हीनश्यांग नाम के जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं, हीनश्यांग नाम के जो पर्सन है। और हर्षवर्धन के ही जो कंटेम्पररी डायनेस्टीज हुआ करती थी उनके समय में ये यहाँ पे ट्रेवल करेंगे अलग अलग पार्ट के अंदर में। इनका एक किताब है सु यू की नाम का एक किताब है जो आपको देखने के लिए मिलता है, सु यू की नाम का एक किताब है जो कि हीनश्यांग का है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी जो चाइनीज ट्रेवलर हैं जो समय समय पे विजिट किए, उन सभी के द्वारा नालंदा महाविहारा है वहाँ पे विजिट जरूर किया गया। वहाँ का जो एजुकेशन का जो तरीका है उसके बारे में उनके द्वारा जो जानकारी है वो लिया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में बात करें जिनका इन्फ्लुएंस नालंदा महाविहारा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि गुप्ता डायनेस्टी है, कुमार गुप्त है, पाला डायनेस्टी है। ये तो एक बार यूपीएससी ने मेंस के अंदर भी पूछ लिया गया था कि पाला डायनेस्टी के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो बुद्धिज्म है उसको अलग अलग सेक्टर्स को कैसे प्रमोट किया गया, एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट किया गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट 2021 के समय जो मेंस का जो पेपर हुआ था, 2020 का जो पेपर हुआ था स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हर्षवर्धन है, गुप्ता डायनेस्टी है, इन सभी का जो इन्फ्लुएंस है नालंदा महाविहारा के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जनवरी मंथ के समय पीएम सर के द्वारा जो मन की बात प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस मन की बात प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनके बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स पीएम सर के द्वारा यहाँ पे जो चोला एम्पायर हुआ करता था, चोला एम्पायर के पर्सपेक्टिव से
वो उत्तर मेरुरु नाम का एक इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में मेंशन किया है। आप देखिए कि इसमें ये जो इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली वहाँ पे जो सेल्फ रूल है, जो गांव के अंदर जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो रूल है उसको ये शो करता है। इस इंस्क्रिप्शन को किसके द्वारा बनाया गया है? जो परंतका नाम के जो चोला हुआ करते थे उनके द्वारा इस बेसिकली इंस्क्रिप्शन को बनाया गया है। और तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पे ये चतुर्वेदी मंगलम नाम का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। और सेल्फ रूल को बेसिकली ये प्रमोट करता है। कैसे सभा है, समितिज का जो कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ रूल को बताता है चोला एम्पायर के समय में। चोला एम्पायर के समय का जो नेवी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आप देखिए कि 2022 के समय इंडियन नेवी के द्वारा अपना जो फ्लैग है उसके अंदर शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनका इन्फ्लुएंस को ऐड किया गया अपने फ्लैग के अंदर में। उसके बिहाइंड के रीजन क्या हैं? उसके बिहाइंड के रीजन यही है स्टूडेंट्स की चोलास के समय का जो बेसिकली नेवी हुआ करता था जो एंशियंट एरा के समय का है। और हमारे जो बेसिकली यहाँ पे शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी हैं, वो बेसिकली मॉडर्न वॉरफेयर के समय में जो स्टेट है उसके नेवी के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। इसी वजह से उनका इन्फ्लुएंस है उसको ऐड किया गया। आप देखिए कि 2023 के समय जो हमारा नेवी डे है उसको भी मनाया गया है। किसके कहाँ पे मनाया गया है? सिंधु दुर्ग नाम का जो फोर्ट है उस रीजन में जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के द्वारा ही उसको डेवलप किया गया था। तो ये इंस्टीट्यूशन है आपको देखने के लिए मिलेगा जो सेल्फ रूल को बताता है चोला एम्पायर के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि अनुभव मंटापम नाम का जो कॉन्सेप्ट है, अनुभव मंटापम आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जब G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ तो G20 की मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई स्टूडेंट? दिल्ली के अंदर में। अनुभव बेसिकली जो भारत मंडपम का नाम का उसको नाम दिया गया था। तो भारत मंडपम नाम की जो जगह है वो अनुभव मंटापम से ही यहाँ पे ओरिजिनेट किया गया है, उसी से उसको लिया गया है। आप देखिए कि अनुभव मंटापम का में बेसिकली जो लॉर्ड भासवना है 12th सेंचुरी के समय में एक पोइट और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में आपको डेक्कन का जो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनके द्वारा जो अनुभव मंटापम नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया था जिसके अंदर भी आपको जो डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है वो देखने के लिए मिलता है। पीएम का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉर्ड भासवना एक पीएम के रूप में एक्ट किया करते थे। आप देखिए कि जो प्रभु देवा नाम के जो पर्सन है उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आपको जो पार्लियामेंट है वो देखने के लिए मिलता है अनुभव मंटापम। G20 का मीटिंग कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? भारत मंडपम नाम की जो जगह है वहाँ पे G20 का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम के अंदर में। आप देखिए कि जब भी कर्नाटक का जो झांकी निकाला जाता है 26 जनवरी के समय में, तो उस समय कर्नाटक की झांकी के अंदर जो अंडमो मंटापम नाम का जो कॉन्सेप्ट है लॉर्ड भास्वना के द्वारा उसको जरूर से यहाँ पे शो किया जाता है। और लिंगायत मूवमेंट के फाउंडर हैं जिनके द्वारा कास्ट और जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेटा का जो डिफरेंस है उसको रिमूव करते हुए लिंगायत मूवमेंट को इनके द्वारा प्रमोट किया गया था 12th सेंचुरी के समय में। स्टूडेंट जनवरी का जो मंथ है काफ़ी सारे जो फेस्टिवल है उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड सन को जो डेडिकेटेड है मैक्सिमम फेस्टिवल्स, उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि आप देखिए कि हमारा जो सन है वो नॉर्दर्न पार्ट से, सॉरी ईस्टर्न पार्ट से रेज करता है। बट आपको इसका जो डायरेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट। कभी कभी ये नॉर्दर्न टाइप यहाँ पे मूवमेंट करेगा। स्पेशली जो समर के समय जो सन है आपको नॉर्दर्न एरा के समय देखने के लिए मिलेगा। और सदर्न के समय में जो सदर्न पार्ट है, ईस्टर्न ईस्टर्न जो साइड है उसका, ईस्टर्न डायरेक्शन का सदर्न पार्ट की तरफ से ये रेज करेगा मॉर्निंग के समय में। तो उसी सन का जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि मकर संक्रांति है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी के समय में। मकर संक्रांति के ही समय में हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में अलग अलग जो फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर आपको मकर संक्रांति देखने के लिए मिलेगा। गुजरात के अंदर उस फेस्टिवल को बेसिकली उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण क्या है स्टूडेंट्स? ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है। तो आप देखिए कि सन का जो मूवमेंट है यहाँ पे नॉर्दर्न की तरफ जो मूवमेंट है, नॉर्दर्न की तरफ मूवमेंट होगा। लेटर फेम में आप देखिए कि हमारा जो जून जुलाई का जो महीना आएगा उसके अंदर में जो हमारा सन का जो राइजिंग पोजीशन है ये देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इस तरीके से जो नॉर्दर्न मूवमेंट है उसको उत्तरायण के रूप से मनाया जाता है गुजरात के अंदर में। आसाम के अंदर आपको माघ बिहू है वो देखने के लिए मिलता है। पंजाब हरियाणा के अंदर जो पंजाबी कम्युनिटी जहाँ पे पाई जाती है, सिख कम्युनिटी जहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे लोहड़ी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। और तमिलनाडु के अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पोंगल है वो मनाया जाता है जहाँ पे बुल फाइट है वो की जाएगी, जिसको कि हम जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। जो एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको बैन भी लगा दिया गया था जल्लीकट्टू का जो फंक्शन है, क्योंकि वहाँ पे एनजीओज के द्वारा जो पेटिशन है वो फाइल किया गया था कि एनिमल के अगेंस्ट में जो क्रूरलिटी है उसका प्रैक्टिस किया जाता है।
स्टूडेंट्स, ऐसी मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है जिसके अंदर में लॉर्ड सन को डेडिकेटेड काफी सारे जो फेस्टिवल्स वो मनाए जाते हैं, उस समय में आप देखिए कि और भी काफी सारे फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि पंजाब के अंदर जो मुक्तसर नाम का जो एरिया है वहां पे मुगल एरा के समय एक बैटल है, एक लड़ाई है, वो लड़ी गई थी 1705 के समय में। 1705 का जो समय है वहां पे एक लड़ाई है वो लड़ी गई है, उसका वहां पे एक मागी मेला है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो मागी मेला है उसको सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब के अंदर में, मुक्तसर नाम का जो रीजन है वहां पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंगाल के अंदर जो सागर आइलैंड है, बंगाल के अंदर जो सागर आइलैंड है वहां पे बेसिकली गंगा सागर का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। गंगा सागर का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। गंगा सागर का जो मेला है उसको नेशनल इंपोर्टेंस का जो स्टेटस है उसको भी देने का जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ फेस्टिवल हैं जो लॉर्ड सन को डेडिकेटेड हैं, जो जनवरी के मंथ के समय में मनाए जाते हैं। लोग यहाँ पे जो सन का जो मूवमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से सन के द्वारा जो मकर के अंदर में अपना जो ट्रांजिशन है वो किया जाता है जनवरी के समय में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये कुछ फेस्टिवल्स के बारे में था। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पीएम सर के द्वारा मन की बात के अंदर मेंशन किए गए, जो सेल्फ रूल हमारे प्रेजेंट समय में जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, सभा और समिति है, गाँव के अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो असम्बलीज है उनके द्वारा जो रूल है वो किया जाता था, उसको ये शो किया जाता है। इसके अलावा आप देखें कि नालंदा महाविहारा के बारे में हमने डिस्कस किया, अहोम एम्पायर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें चरायदेव मैदान जो नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट साइट है जिसको नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अडोप्ट ए हेरिटेज मोन्यूमेंट मित्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में रीड किया। आप देखिए कि यहाँ पे मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको क्या करने का जरूरत है, रेशनलाइजेशन करने का जरूरत है। कुछ अनइम्पोर्टेंट है, कुछ माइनर है, कुछ यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हैं। और आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने का एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट हक्कू पतराज के बारे में है, बंजारा कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कर्नाटक के अंदर में। प्रॉपर्टी कार्ड है, पीएम स्वामित्व स्कीम के अंदर में प्रॉपर्टी कार्ड क्या एग्रीकल्चर लैंड को दिए जाते हैं या प्रॉपर्टी वाली लैंड को, उसके बारे में आप जरूर से रीड करना, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में वो पीएम स्वामित्व स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया नाम का भी इंस्टीट्यूशन है जो मैपिंग का काम किया जाएगा उसके द्वारा। हमने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में रीड किया, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है उसके द्वारा बनाया गया है, व्हाइट पगोड़ा के रूप से हम जानते हैं। अलग अलग जो सन को डेडिकेटेड जो टेम्पल्स है, जिसमें एक कोणार्क का सन मंदिर है जिसको कि हम ब्लैक पगोड़ा के रूप से जानते हैं। और आप देखिए कि सन को डेडिकेटेड भी काफी सारे टेम्पल्स हैं। एक आपको कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एक मोदेरा नाम की जो जगह है गुजरात के अंदर वहां पे सिचुएटेड है सन को डेडिकेटेड टेम्पल्स। पुराना किला के बारे में हमने डिस्कस किया जिसमें शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड है, सासाराम के अंदर उनका जो प्लेस है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि हमारे जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम हैं। उनके बाद में उनका जो बेटी हैं जो फर्स्ट महिला स्पीकर बनती हैं लोकसभा की, तो आप मीरा कुमारी। तो आप देखिए कि वो बेसिकली सासाराम का जो एरिया है वहीं से ही वो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया करते थे उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान लीडर हैं जिनके द्वारा कि ऑल इंडिया किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, बिहार के अंदर प्रोविंशियल किसान सभा जिनके द्वारा बनाई गई, उन्हीं का एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट किया गया था। और भारत पर्व जो कि एक मेगा इवेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। रीड एंड रिवाइज कीजिए, हो सकता है कि समय ज़्यादा लगा हो बट आपको रीड एंड रिवाइज जरूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।